वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 18 अप्रैल 2022 है, दिन है मंडे एंड आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। दोस्तों, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके डेप्यूटेशन रूल्स को लेकर होम मिनिस्ट्री कुछ बदलाव करना चाहती है। मुझे लगता है कि ये बदलाव जो है वो डेंजरस होंगे फॉर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स। क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। मॉनसून सीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, अल नीनियो, ला नीनिया, इंडियन ओशियन डायपोल एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एंड चाइना डेट ट्रैप में हम म्यांमार, श्रीलंका और ये जो पाकिस्तान है, इन 3 देशों के बारे में बात करेंगे कि कैसे जब से ये देश जो है वो चाइना के साथ थोड़े नज़दीक आए तब से ये एक प्रकार के डेट के यानी कि कर्ज के चक्कर में फंस चुके हैं। एंड आपके साथ कुछ एक्साइटिंग चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप मानेंगे कि एक वक्त था जब साउथ कोरिया से लोग जो है वो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल मॉडल है उसको स्टडी करने के लिए जाते थे। ऐसा वक्त था पाकिस्तान का, और आज जो है वो पाकिस्तान की हालत क्या हो चुकी है, इज़न्ट इट। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग चीज़ों को हम स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन। कंसल्ट द स्टेट्स, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक नया प्रपोजल रखा है। प्रपोजल ये है कि जो इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं who do not come under central deputation at the SP or DIG level may be barred from the central posting for the rest of their career। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के लेवल पर हैं और अगर वो सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए नहीं आते हैं, आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि ये जो सेंट्रल डेप्यूटेशन है वो क्या है। तो वो सर्विस की डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। उतनी सारी डिटेल्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो बाकी के टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर तैयारी जब करते हैं स्टूडेंट्स तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग होती है। उनको पता होता है कि कौन सा रैंक है और एसपी के क्या पावर्स है, डीआईजी का क्या पावर्स है, एक्सेट्रा। तो आपको पता होगा व्हाट इज सेंट्रल डेप्यूटेशन, यही मानकर मैं चल रहा हूँ। तो अगर आप एसपी या फिर डीआईजी लेवल पर सेंट्रल डेप्यूटेशन में नहीं जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए बार किया जाएगा। यानी कि आप अपने पूरे करियर में कभी भी सेंट्रल लेवल की किसी भी जॉब में या फिर किसी भी पोस्टिंग में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रपोजल यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रखा है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी डेंजरस। क्योंकि देखिए, यहाँ पर डेंजरस इसलिए है क्योंकि अभी तक क्या था, एक वक्त मीन्स अभी तक तो नहीं आई वुड से, लेकिन एक समय था जब ऑल इंडिया सर्विसेज की शुरुआत हुई तो ये एक ट्रायंगल बनता था। ट्रायंगल में 3 डिसीजन मेकर्स थे, राइट। तो एक तरफ था तो वो ऑफिसर, एक तरफ थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ थी राज्य सरकार। तो लेट्स से कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर लेना चाहती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो पूछा जाएगा और ऑफिसर का डिसीजन, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों राजी हो जाते हैं, लेकिन ये ऑफिसर कहता है कि नहीं मुझे सेंट्रल डेप्यूटेशन पे नहीं जाना है। तो फिर ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति का डिसीजन रहता था और फिर चीज़ों को वहाँ से छोड़ दिया जाता था, आगे बढ़ते थे। लेकिन अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ये इश्यू चल रहा है और इसकी वजह से पिस रहे हैं ऑफिसर्स। अब डेप्यूटेशन रूल्स ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर नज़र डालें तो जनवरी 2022 की मीन्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईपीएस, यहाँ पर तो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स की भी हम बात कर सकते हैं कि जनवरी 2022 की बात है जब कुछ राज्यों ने, और यहाँ पर मैं जब कह रहा हूँ कुछ राज्यों ने, तो बीजेपी के भी कुछ राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का इस विरोध किया था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो सर्विस रूल्स हैं आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स के सर्विस रूल्स में कुछ बदलाव की बात जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही, हमने काफ़ी इस टॉपिक को डिस्कस भी किया है। आई एम श्योर आपको याद होगा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे ना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर ले सकती हैं। तो इस डिसीजन का विरोध जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था और बहुत सारे ऐसे मीन्स टॉपिक्स हैं जैसे कि जीएसटी का रेवेन्यू एलोकेशन, जो रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन,
इसको लेकर। फिर वैक्सीन सप्लाई को लेकर स्टार्टिंग में बहुत सारे इश्यूज हुए थे। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर काफ़ी इश्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिले थे। और इसी के साथ साथ सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स ब्यूरो, ये जो अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनका जिस प्रकार से काम करने का एक तरीका है, इस चीज़ को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और सीबीआई की बात करें तो 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सीबीआई को कंसेंट देने से मना कर दिया है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के जो सीबीआई है उसको लेकर बहुत सारे राज्यों में मिसट्रस्ट है, इस पर भरोसा नहीं है। और इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि हमारे देश की जो टॉप प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है, तो इसको लेकर बहुत सारे राज्यों को इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। एंड नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि कैसे मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस टाइम पर यूपीए की सरकार जो थी, वो किस प्रकार से बीजेपी का जो राज्य था ये गुजरात, तो उसके साथ एक पार्शियल तरीके से भेदभाव रखता था, टाइम पर पैसे नहीं देता था, ये सारे इश्यूज जो हैं वो उठाते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे तो उस टाइम पर उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात बताई, कि संघीय ढांचा जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने की बात बताई, कुछ स्टेप्स उठाए भी हैं इस दिशा में। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है जो केसेस हमने डिस्कस किए, ये जीएसटी वाला, ये सीबीआई वाला केस, राइट, बीएसएफ, कोविड सप्लाई, इन सारी चीज़ों को देखे तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति जो है जिसका खुद का ऐसा अनुभव रहा है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एंड देन वी फाइंड के अगेन वो कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। इंदिरा गांधी टाइप का जो एरा था, उसकी कई झलकें, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली वही चल रहा है, नो, लेकिन कुछ झलकें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जस्ट इमेजिन कि ये जो होम मिनिस्ट्री का प्रपोजल है, नया प्रपोजल, कि अगर एक ऑफिसर एसपी या फिर डीआईजी लेवल पर सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं आएगा तो हमेशा के लिए उसको, मीन्स कभी भी उसके बाद में उसको सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं लिया जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड वर्क, राइट। उस व्यक्ति का भी ओपिनियन होना चाहिए, उसको काम करना है नहीं करना है। और ये सारे इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। इसका कोर इश्यू बस यही है कि ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। 2000 के समय की बात है, 1999 टू 2002 की बात है। इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, और उस टाइम पर सरकार ने आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं, नए बैचेस जो हर साल लिए जाते हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम किया था। तो दिस इज़ द टाइम कि हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दें। और बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर हम जो लोकल सर्विस, लोकल इन द सेंस के जो लेट्स से गुजरात है, तो गुजरात पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट करके आईपीएस रैंक में प्रमोट किया जा सकता है। उनको कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ दी जा सकती है। उनकी रिक्रूटमेंट, स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट जो है उसको थोड़ी इंक्रीज़ की जाए। यूपीएससी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट है उसको थोड़ी इंक्रीज़ की जाए। तो ऐसा ऐसा करके हम पोस्ट जो हैं, जो वेकेंट पोस्ट हैं, उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन फिर ये जो ऑफिसर की शॉर्टेज को आप इस प्रकार से हैंडल करेंगे तो इट विल क्रिएट इश्यूज बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे देश के लिए सही बात नहीं है, इज़न्ट इट? आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड डू स्प्रेड अ वर्ड अबाउट क्यूरियसली एजुकेशन। इस चैनल, यूट्यूब चैनल के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। टाइम फॉर चेंज, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इंडियन मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने अपना एक फोरकास्ट रिलीज किया है। दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा कि हर साल अप्रैल महीने में एक फोरकास्ट जो है वो आईएमडी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें डिटेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और यहाँ पर जो है एक जनरल इंडिकेटर के तौर पर कि बारिश कैसी होने वाली है, इसके बारे में पहला जो एक फोरकास्ट है वो अप्रैल में आ जाता है। और अब ये जो लेटेस्ट फोरकास्ट आया है, इस फोरकास्ट में आईएमडी ने क्या कहा है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है, अब ये क्या है इसको हम समझेंगे, लेकिन इस साल की जो बारिश है हमारे देश में, इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल, विच इज़ ए गुड न्यूज़ कि नॉर्मल मॉनसून होगी इस साल।
और जो LP है उसका लगभग 99% हम अचीव कर लेंगे। 87 सेंटीमीटर जो हैं, तो हमारे देश में ऑन एन एवरेज 87 सेंटीमीटर बारिश होगी। दैट मीन्स कि मानसून जो है वो इस साल नॉर्मल होगी। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये LPA जो है वो क्या है। द IMD हैज़ ए मल्टी स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल में इंडिकेशन दिया जाता है, फोरकास्ट की जाती है, उसके कुछ समय के बाद मई महीने में भी हमें फोरकास्ट जो है वो देखने को मिलती है, ऑफ कोर्स। और फिर जून और उस टाइम पर तो मानसून की सीज़न स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पर तो अपडेट्स हमें मिलती रहती हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो अप्रैल में आती है। अब मानसून की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमारी खेती बाड़ी, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी 50% प्लस जितनी ज़मीन ऐसी है जो डायरेक्टली मानसून पर निर्भर करती है। इसी के साथ साथ मानसून जो है वो हमारे देश के लिए एक इट्स ए लाइफ लाइन। हमारे देश को एक नया जीवन मिलता है, हर जगह पर हमें ग्रीनरी और फ्लोरा एंड फोना सभी की सीज़न होती है। दिस इज़ द टाइम वेयर एवरीवन फ्लरिशेस। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का होगा, ये चीज़ें आपको अप्रैल के फोरकास्ट में देखने को नहीं मिलेगी। जो 87 सेंटीमीटर यानी कि नॉर्मल मानसून जो है वो पूरे देश की एवरेज है, लेकिन किस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी, किस में कम होगी, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिलती हैं। अच्छी खबर यह है कि अल नीनियो जो है उसका एब्सेंस है, और इंडियन ओशियन डायपोल जो है वो न्यूट्रल है। अब अल नीनियो क्या है, बहुत ही ब्रीफली अगर हम समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अमेरिका, और यहाँ पर ये जो है वो एशिया है। और एक सेकंड दोस्तों, राइट, आई वाज लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो ये लेज़र पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो दिस इज़ एशिया हियर, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये वाला जो पानी आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ पैसिफिक ओशियन। अब जब जो अल नीनियो वाली सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो पानी होता है ना, ये सरफेस वाला जो ऊपर का जो लेयर है, तो ये बहुत ही गर्म हो जाता है, और फिर ये पानी जो है वो इस डायरेक्शन में, विंड जो है वो इसको इस डायरेक्शन में लेकर चली जाती है, तो सारा गर्म पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर ठंडा पानी रीजनेबली कंपेयर टू दिस, ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ऊपर का सरफेस, यहाँ से ऊपर का पानी यहाँ से चला जाएगा, तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो इसकी जगह ले लेगा। तो ये गर्म पानी जब यहाँ पर आ जाता है तो सिचुएशन ये होती है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इन सारे देशों में सूखा पड़ता है। क्या होता है? सूखा। जब अल निनियो की सिचुएशन होती है तो हमारे देश के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है। ला निनिया की सिचुएशन जो है इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर जो गर्म हवाएं जो थी वो इस तरफ जा रही थी, अब यहाँ पर ये जो गर्म पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और ये वाला पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा रहता है यहाँ का पानी गर्म होता है, और ये सारी चीज़ों की वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट आपको यही समझना है कि ला निनिया जो है उसकी वजह से हमारे देश में और ऑस्ट्रेलिया और इन सारे देशों में, खास करके हमारे देश की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, राइट। तो अल निनियो की सिचुएशन नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो बारिश नहीं होती। ला निनिया वाली सिचुएशन भी नहीं है, दोनों के बीच में न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जो है तो यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, रीजनेबली ओके। यहाँ पर ला निनिया में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ है इंडियन ओशियन डायपोल। इसमें भी ऐसा ही है, गर्म पानी और ठंडे पानी का ही ये एक प्रकार का चक्कर है, राइट। एक पेंडुलम जैसे होता है ना, एक जो बड़ी सी ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर क्लॉक जिसको हम कहते हैं, तो उसका एक पेंडुलम होता है, यहाँ वहाँ ये घूमते रहता है। वैसे ही यहाँ का पानी जो है वो यहाँ वहाँ आते जाते रहता है। तो ये है आपकी स्क्रीन पर अफ्रीका, राइट। ये वाला जो पोर्शन है ये अफ्रीका है, ये वाला पोर्शन आप इंडिया देखिए, और यहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया और ये मिलेगा। तो जब गर्म पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है इंडियन ओशियन का अफ्रीका के साइड में, राइट, तो इसको पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल कहते हैं। और इस पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल की इम्पैक्ट ये होती है कि इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में, इंडिया और ये वाले रीजन में बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, राइट। और इस वाले रीजन में सूखा पड़ता है, इंडोनेशिया और उन सारे रीजन में। और जब गर्म पानी जो है वो यहाँ पर होता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और इंडिया और इस अफ्रीका और ये जो सऊदी अरेबिया और ओमान और यमन, ये सारे देशों में सूखा पड़ता है।
तो ये इंडियन ओशियन डायपोल, ये जो नीचे वाला इमेज है जहाँ पर यहाँ पर गर्म पानी है तो दैट इज नेगेटिव फेज, और यहाँ पर जो है दैट इज पॉजिटिव फेज। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, राइट डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आईएमडी जो है, आईएमडी ने अपना एलपीए जो है लॉन्ग पीरियड एवरेज, इसको चेंज किया है। द रीज़न इज कि हर कुछ समय के बाद, हर 10 साल के बाद, एज पर वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जिस भारत सिग्नेटरी है, तो WMO का ये रूल है कि हर 10 साल के बाद आपको अपना जो एलपी है उसको अपडेट करना है। एलपीए क्या है? एलपीए इज एन इंडिकेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर 50 ईयर्स इंटरवल। पिछले 50 सालों के, या फिर किसी भी 50 स्टार्टिंग से, लेट्स से 1950 से 2000 तक जो भी बारिश हुई है हर साल, तो उसकी एक एवरेज निकाली जाती है, तो दैट इज लॉन्ग पीरियड एवरेज, राइट। 50 सालों की एक एवरेज होती है। तो पहले जो हमारी 50 सालों की एवरेज थी 1951 से लेकर 2000, तो इट वाज 89 सेंटीमीटर, राइट। फिर इसको 2018 में अपडेट किया गया, ये 89 से 88 सेंटीमीटर हो गई। ये 61 से 2010 की बात थी, और 71 से 2020 का जो इंटरवल है तो इसको 87 सेंटीमीटर किया गया। तो करंट हमारा जो एलपी है ये कितना है, ये आपको याद होना है, याद रखना है आपको, राइट। 87 सेंटीमीटर है ये। रट्टा मारना है, मार लीजिए, समझना है, समझ लीजिए। कई बार आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। 50 सालों की ये एवरेज होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन करंट हमारा एलपीए कितना है, तो इट इज़ 87 सेंटीमीटर। अब ये कम क्यों होता जा रहा है? आपको लगेगा कि 89, फिर 88, 87। द थिंग इज, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके समझने के लिए, कि हर 30 सालों के अंदर एक स्पेल आता है, एक ड्राई इपो होता है और एक वेट इपो होता है। तो 30 सालों का जो हमारा एक ड्राई इपो है वो ख़त्म हो गया। 1970s 80s से ड्राई इपो जो हैं उसकी शुरुआत हुई, 30 सालों के बाद ये ख़त्म हुआ। अभी जो फ़िलहाल हम जिस स्टेट में है ये न्यूट्रल फेज़ है और वेट इपो की तरफ जा रहे हैं। तो अभी न्यूट्रल फेज़ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भी बारिश नहीं, बहुत कम भी नहीं, न्यूट्रल एवरेज बारिश होगी। ड्राई इपो में क्या होता है कि 30 साल ऐसे होते हैं जब आपकी बारिश जो है वो धीरे 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 करके कम होती है। फिर न्यूट्रल फेज धीरे मीन्स कंपेयर टू वेट इपो, ड्राई नाम से ही पता चल गया कि कम बारिश होगी, राइट। फिर न्यूट्रल फेज आता है, फिर से 30 सालों के लिए वेट इपो, फिर से थोड़ा न्यूट्रल फेज, फिर से ड्राई। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो 2030 से 40 जो है वो रहेगा, वेट इपो की एक शुरुआत हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है कि आईएमडी जो है उसको मंथ की और फोर्टनाइट अहेड की, 15 दिनों की एक फोरकास्ट देने की भी ज़रूरत है। आई वुड से एरिया वाइज जो छोटे छोटे रीजन्स हैं जहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें नज़र आ रहा है, तो इसको लेकर भी एक फोरकास्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक नीश लेवल पर हमें पता चले कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश होने वाली है, कहाँ पर कम। तो उस हिसाब से जो किसान जो हैं वो अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो ले पाएंगे, ठीक है। तो आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, स्मॉल स्टेप्स। हाल ही में पाकिस्तान को नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। ऑफिशियली भारत ने उनको कांटेक्ट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट को लेकर पाकिस्तान के साथ डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद ने भी ये कहा कि वो भारत के साथ मीनिंगफुल डायलॉग, पीसफुल एंड कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। और वहाँ की आर्मी ने एक इंडिकेशन दिया है कि जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दिस आर पॉजिटिव साइंस। अब कश्मीर का भी नाम लिया गया है। देखिए, कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है, इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात करें तो 2 स्टेप्स आपने उठाए हैं पॉजिटिव, मीन्स एक स्टेप आप उठाएंगे और 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे अगर आप कश्मीर का नाम लगे या फिर कश्मीर के बारे में कोई इश्यू क्रिएट करेंगे। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि अभी जो देखिए शाहबाज जो शरीफ हैं उनकी भी सरकार काफ़ी कोएलिशन वाली सरकार है, राइट, गठबंधन की सरकार है, तो काफ़ी अनस्टेबल है। और हाल ही में कुछ समय पहले की ही बात है जब अफ़गानिस्तान में खाने पीने की चीज़ें, वीट के ट्रक्स भर भर के जो हमने भेजे थे, तो ये वाया पाकिस्तान गए थे, राइट, लैंड ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट इसको किया था।
तो पाकिस्तान और भारत ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान की मदद की। तो ये एक इंडिकेशन, ये स्पिरिट जो है, इसी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए दोनों देश जो हैं वो अब एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों देश को पता है कि ये फ्रेश स्टार्ट जो है वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 2019 से ना तो हमने उनके और उन्होंने हमारे देश में अपने हाई कमिश्नर को भेजा है, राइट। तो अभी फ़िलहाल बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। भारत ने यही कहा है कि टेररिज्म और टॉक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हैं, जो ईजी टारगेट्स हैं, जिनको हम अचीव कर सकते हैं, दोनों देश अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से हमें शुरुआत करनी चाहिए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड वन थिंग हियर। कुछ दिनों पहले मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि लाइफ चेंजिंग सीरीज़ है। टोटल 5 लेक्चर्स आ चुके हैं और लेक्चर्स आने वाले हैं, राइट। तो इसमें मैंने छोटे कदम, या फिर आप कह सकते हैं छोटी छोटी जीत जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाया है। यही चीज़ यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो है। जीवन के हर एक क्षेत्र में ये चीज़, जो छोटी विंस होती हैं, स्मॉल विक्ट्री स्मॉल विंस, छोटे छोटे कदम, ये बहुत काम आते हैं। क्योंकि जनरली लोग यही सोचते हैं कि मुझे बड़े बड़े कदम उठाने, लेकिन बड़े बड़े कदम जो हैं वो फिक्शन में शायद हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद हो सकते हैं, लेकिन हकीकत तो जो होती है वो है छोटे छोटे कदम ही हमें आगे ले जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान भी ऐसे छोटे छोटे कदम उठाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ जस्टिस पायोनियर का ये आर्टिकल है। क्या हमारे देश में एक साधारण व्यक्ति जो है, एक आम आदमी जो है, उसको क्वालिटी लीगल सर्विस मिलती है? द आंसर इज़ नो। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ ये, राइट। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कहता हूँ कि हमारे देश में अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही चल रही हैं, लोगों को न्याय मिल रहा है, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं, राइट। आप एक भ्रम में जी रहे हैं। हकीकत ये है, आप कोर्ट्स में कभी जाइए। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, कुछ जजेस भी हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके साथ बात करता हूँ तभी मुझे पता है, राइट। आई नो द फैक्ट एज वेल। प्रैक्टिकल मैंने ऑब्जर्व भी किया है कैसा होता है कि आप न्याय अप्लाई करेंगे, कितने साल चले जाएंगे। और यही जो वक्त लगता है ना, मीन्स कई बार कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये हकीकत बात है। आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद न्याय मिलेगा। वो न्याय किस काम का होगा आपके लिए? कुछ नहीं। आपका उसके मीन्स वो वक्त ही चला गया। आप अब न्याय मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे देश में जो चाइल्ड एब्यूज़ होते हैं, चाइल्ड एब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं, तो जब वो चाइल्ड होते हैं तब उनको एब्यूज़ किया गया है। एक एवरेज ये कहती है कि जब वो सीनियर सिटीज़न बनेंगे तब उनको जाकर न्याय मिलता है। उनका पूरा जीवन चला जाएगा, उसके बाद उनको न्याय मिलेगा, क्या फ़ायदा है? और जिस व्यक्ति ने उनको एब्यूज़ किया है उस दुनिया में है भी नहीं। और हमारे देश में इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, कितने सारे गुंडे जो हैं वो पॉलिटिशियंस बन चुके हैं, कितने सारे गुंडे जो हैं वो हर एक हमारे देश के हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा विलन होता ही है। और सब उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, सब उनको मिलने के लिए जाते हैं, उनको उनके पैर में झुककर सलाम करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। पता है क्यों ये गुंडे इतने बड़े बन गए? क्योंकि इन गुंडों को पता है कि अगर वो किसी का मर्डर भी करेंगे, किसी से पैसे ले लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, कोर्ट उनको सज़ा भी दे देगी अगर, राइट, तो भी वो जेल के बाहर आते जाते रहेंगे। ऐसी हर जगह पर, ये हर एक क्षेत्र में है ना। आई एम श्योर आप अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में से हैं, आपने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की ही होगी। तो ये हकीकत है। और हमारे जो ओडिशा के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधरन साहब, उन्होंने ये स्टैंड लिया है और कहा है कि देश के लोगों को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है, लीगल एड लॉयर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ही कहीं ना कहीं चला गया है। और देयर इज़ अ डिफरेंस। एक गरीब व्यक्ति को जिस प्रकार की जुडिशियल सर्विस मिलती है और एक पैसे वाले व्यक्ति को मिलती है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो पैसे वाला व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जो गरीब व्यक्ति है वो पुलिस स्टेशन तक भी नहीं जा पाएगा। ऐसी सिचुएशन है। और हर जगह पर सेटिंग्स, हर जगह पर कॉन्टैक्ट्स, हर जगह पर पैसों का, या फिर पैसों का नहीं तो इन्फ्लुएंस का, किसी ना किसी प्रकार की लालच, ये सारी चीज़ें आज भी बहुत ही स्ट्रांगली जो हैं वो काम करती हैं। हमारे जस्टिस यू ललित जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी कहा था कि लीगल एड टू द पुअर डज नॉट मीन पुअर लीगल एड। कि जो गरीब व्यक्ति को लीगल एड यानी कि लीगल मदद
देने की जो बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत ही बेकार लीगल एड प्रोवाइड करें, बेस्ट क्वालिटी की प्रोवाइड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ अवेयरनेस। लोगों के अंदर जब तक लॉ को लेकर अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक हम डरते रहेंगे, भागते रहेंगे, घबराते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस वालों को देखकर कितने सारे लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। मीन्स वाई यू आर स्कैर्ड ऑफ पुलिस? आपने कोई क्राइम किया है? नहीं। क्या हम ब्रिटिश राज में जी रहे हैं? नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके साथ झगड़िए, ऐसा नहीं करना है। वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान ही है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हैं, राइट, इफ़ यू आर स्ट्रेट, अगर मास्क पहनना है, अगर आपके राज्य में मास्क पहनना इंपॉर्टेंट तो आप मास्क पहन कर चलिए। डॉक्यूमेंट सारे आप अब मोबाइल में रख सकते हैं, पीयूसी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें निकाल। कार लेकर जा रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनने का लॉ है तो हेलमेट पहनिए, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे आपको रोकेंगे ही नहीं कोई, डरने की कोई बात नहीं है, राइट। अगर तो लॉ के बारे में जब तक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्या हमें पता है कि एक्सेस टू जस्टिस जो है ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। अगेन, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये सारी किताबी बातें भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये किताबी बातें हैं, लेकिन जब हमें पता चलेगा, जब हम इन चीज़ों की डिमांड करेंगे, जब हमारे सिटी में कोई पॉलिटिशियन आएंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आपके लोकल एमएलए हो, एमपी हो, वो जब अपनी रैलीज निकालेंगे और उन रैलीज के समय पर आप ट्विटर पर या फिर किसी भी जगह पर या फिर उनकी पार्टी ऑफिस में जाकर आप कहेंगे कि हमारे देश में या फिर हमारे ये जो राइट्स हमें नहीं, राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है हमारा लीगल एड सर्विस का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मीन्स उसमें आप क्या काम करेंगे, आपकी पार्टी क्या सोच रही है उसके बारे में? मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें तो लिखी ही नहीं है आपने उन सारे टॉपिक्स को मसाला टॉपिक से लिखे हैं। इन सारे टॉपिक्स का क्या होगा? तो ये जब अवेयरनेस आएगी तब हम डिमांड करेंगे, और जो हम डिमांड करते हैं ना वो चीज़ पॉलिटिकल पार्टी हमें देती है। आप एज ए देश की जनता जो भी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिमांड करेगी वही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज हमें देगी। वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से काम करते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए पॉलिटिक्स के साथ, उनको वो प्रोवाइड करो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जो हम मांगेंगे, तो देश जो है उसमें अवेयरनेस जब आएगी, आई एम नॉट सेइंग जस्ट एजुकेशन, अवेयरनेस इज अ डिफरेंट लेवल थिंग। एजुकेशन के साथ साथ थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस का भी डेवलपमेंट अगर होगा तो दैट विल ब्रिंग ए चेंज। तो ये कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और वैसे तो लीगल एड लॉयर्स जो हैं उनकी खामी है हमारे देश में। पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है लीगल एड पर ₹1 से भी कम पर कैपिटा स्पेंडिंग की जाती है, विच इज़ वेरी वेरी लो। और स्टेट्स जो हैं उनके पास भी लॉयर की शॉर्टेज हैं। तो बेसिकली वही सारी पुरानी बातें यहाँ पर आती हैं कि आपको ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना है, लेकिन रिक्रूटमेंट और इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस के साथ साथ रिक्रूटमेंट की ड्राइव और इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति को लॉयर से सीनियर एडवोकेट बनना है तो प्रो बोनो वर्क, यानी कि अगर आपने ऐसे लीगल एड वर्क काम नहीं किया है तो फिर आप जज नहीं बन पाएंगे कोई व्यक्ति, या फिर सीनियर एडवोकेट नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार की कुछ मैंडेटरी स्टेप्स भी उठाने चाहिए। और लीगल एड जो है ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक ऑब्लिगेशन है स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ प्रोवाइड करनी ही चाहिए। सेम थिंग गोज़ विद पुलिस स्टेशंस एज वेल। पुलिस स्टेशन जाने से लोग डरते हैं, और अभी डरते हैं। मैं समझता हूँ क्यों डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, राइट, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर तो ये डर जाएगा, और ये डिमांड जब आएगी तो ये पुलिस फोर्स नहीं, पुलिस सर्विस बनेगी। उस टाइम पर जेन्युइनली पुलिस सर्विस बनेगी। जैसे हम वोडाफोन आइडिया की ऑफिस में जाने से नहीं डरते हैं, क्यों? क्योंकि हम पैसे पे करते हैं, हमें सेवा मिलती है, राइट। वहाँ पर सेम थिंग गोज़ विथ पुलिस स्टेशन एंड जुडिशरी एक्सेट्रा, कि आप टैक्स पे करते हैं और वो लोग आपको सेवा देंगे। वो उनका काम है, आपका काम है टैक्स पे करना। ये जब चीज़ तब कब आएगी, जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी तब। आप सोचिएगा इसके बारे में। ए फेटल फ्रेंडशिप विथ बीजिंग, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। म्यांमार के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो म्यांमार जो है वो एक आइसोलेशन में रहा 2007 के बाद स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न सैंक्शंस, क्योंकि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। तो सिर्फ एक ही पार्टनर था, दैट इज़ चाइना। अब अगर आप म्यांमार के एक्सपोर्ट्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि 70% जितना एक्सपोर्ट जो म्यांमार से चाइना जा रहा है दैट इज़ वुड, लकड़ियाँ, राइट। जो टीक फॉरेस्ट है, जो पुराने हज़ारों साल पुराने जो फॉरेस्ट हैं, उनको कट करके म्यांमार जो है वो ये सारी चीज़ें चाइना को प्रोवाइड कर रहा है। और
अब देखिए चाइना के साथ मित्रता जो है वो म्यांमार को बहुत ही महंगी साबित हो रही है। मीन्स जस्ट 70% एक्सपोर्ट आप वुड कर रहे हैं, दैट्स इट। ये एक बार आपके जंगल तबाह हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या बेचेंगे चाइना को? लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री है उसको सरवाइव करने के लिए चाइना के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और चाइना जो मांगेगा वो चीज़ देना। तो एक प्रकार से म्यांमार जो है वो चाइना की नेट में आ चुका है, मछली जो है वो जाल में फंस चुकी है। पाकिस्तान की बात करें, यू विल बी सरप्राइज्ड, 1947 से पाकिस्तान की जो शुरुआत हुई, इट वाज अमेजिंग। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन मेड इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पर हुई। ये जो कराची है ये इंटरनेशनल हार्बर था उस टाइम पर, काफ़ी एक्सपांड हो रहा था, और इतनी पाकिस्तान की बातचीत होती थी कि साउथ कोरिया से लोग जो हैं वो पाकिस्तान को स्टडी करने के लिए जाते थे। कैसी तो क्या चीज़ें कर रहा है पाकिस्तान, अभी ये नया नया देश पैदा हुआ है, छोटा सा देश है, और धड़ाधड़ अच्छे अच्छे आंकड़े जो हैं वो रजिस्टर करा है। और हकीकत थी ये, पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत की थी। 63 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ, जब एक साल के बाद जब हम युद्ध हार गए उसके बाद। फिर ये जो जनरल जिया उल हक आ गए, और उसने ये देश के अंदर ये जो एक विचारधारा है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, उसकी शुरुआत की। भारत को तंग करना, कश्मीर वाला टॉपिक, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों से फिर पाकिस्तान का ध्यान जो है वो हट गया। और फिर एक प्रकार से तालिबान का जन्म यहाँ पर हुआ। तालिबान की विचारधारा, यूएसए ने पैसे प्रोवाइड किए, ये रशिया और अफगानिस्तान वाला इश्यू एक्सेट्रा। और फिर आतंकवाद का एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी के तौर पर सरकार ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। एंड वी नो द हिस्ट्री, अब पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो क्या है। 2012 में पाकिस्तान ने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो CPEC है ना, उसकी शुरुआत की है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। और आज पाकिस्तान के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। IMF का एक एस्टिमेशन ये है कि आज पाकिस्तान को $51 बिलियन की ज़रूरत है, क्योंकि इतना कर्ज हो चुका है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको 51 बिलियन की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की खुद की सरकार ने कहा है कि ये CPEC जो है इसमें $3 बिलियन का एक्स्ट्रा चार्ज रैंडम, ये जो एक प्रोजेक्ट चला, तो 3 बिलियन, इट्स नॉट 3 रुपीज़, $3 बिलियन एक्स्ट्रा इसमें ऐड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अननेसेसरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, और ये जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है तो किसी ना किसी की जेब में ये सारे पैसे जो हैं वो जा रहे हैं। ग्वादर पोर्ट, लाहौर मेट्रो, ये सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसी चीज़ें भी इसमें स्टार्ट कर दी हैं। पाकिस्तान भी एक मछली है जो चाइना की नेट में फंस चुकी हैं। रही बात श्रीलंका की, तो इसको ट्रॉपिकल पैराडाइज कहा जाता है, राइट। और जापान के बाद नंबर 2 पर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। बहुत ही खूबसूरत देश है। अब महिंदा राजपक्षे की सरकार आई और कितने सारे एडवाइजर्स ने मना किया कि ये मत कीजिए मत कीजिए, फिर भी वो हम्बन टोटा वाला जो पोर्ट है उसमें आगे बढ़े। चाइना ने इसको डेवलप करने की बात बताई और बड़े सपने दिखाए कि सारी शिप जो है वो यहाँ पर खड़ी रहेगी, आपको पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह। अब फिर हुआ क्या, 99 ईयर्स के लिए अब ये हम्बन टोटा जो है वो चाइना के पास चला गया। पाकिस्तान श्रीलंका जो है वो कर्ज में डूब गया। 2012 से लेकर 2016 की बात करें तो जितना FDI श्रीलंका को मिला तो उसका 30% जो है वो चाइना से आता था, और धीरे धीरे चाइना जो है वो टॉप फॉरेन इन्वेस्टर बन गया और एक प्रकार से श्रीलंका भी कर्ज में डूब गया है। चाइना इज फंडिंग 50 प्रोजेक्ट्स इन कंट्री इन्वॉल्विंग $1 बिलियन, इन्वॉल्विंग मोर देन $1 बिलियन, जिसमें कोलंबो पोर्ट और लखविजय थर्मल पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें आ गई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चाइना चला रहा है, लेकिन ये वायबल है नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं। आप सरकार की जेब में पैसे डालते जाइए, राइट। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको बढ़ाया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2.5% इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रही थी, लेकिन चाइना के पास से 6.5% वाली लोन इस देश ने क्यों ली? कौन ऐसे डिसीजन मेकर्स थे जो इतने बेवकूफ़ हैं? बेवकूफ़ इन द सेंस कि देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेवकूफ़ है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्मार्ट है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जेब में पैसे भर लिए। देश को अब 6.5% भरना है, इंटरेस्ट जो करना है, उनको क्या, वो तो अपने अपने बच्चों के लिए और उनकी 7 पीढ़ियों के लिए जो पैसे हैं वो तो उन्होंने डेफिनेटली इकट्ठा कर लिए होंगे। तो एक ऐसा देश जो जिनके लिए टूरिज़्म और रेमिटेंस, ये कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें भी बंद हो गई, तो ये 3 देश जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में हैं। एंड ऑल दिस थे, उसमें सारी ये तीनों देशों के बीच में कॉमन बात क्या है? चाइना की स्ट्रेटजी। देखिए, अब दूसरे देशों को भी इन देशों से कुछ सीखना चाहिए, इज़न्ट इट? बट एनीवे, दैट्स एवरीथिंग
इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा एंड आई सी यू सून with some more interesting videos. Please make sure कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. Thank you very much for watching this video. जय हिंद.